करीब 22 साल की एक लड़की अचानक से लापता हो जाती है। उसके परिवार वालों को जब उसके लापता होने की सूचना मिलती है तो परिवार वालों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। परिवार में उसकी माँ, बाप, भाई, बहन या आसपास के जितने भी लोग होते हैं उस लड़की को तलाश करने लगते हैं। आखिरकार तीसरे दिन वो लड़की मिल जाती है, लेकिन जिस रूप में मिलती है उस रूप की किसी ने कल्पना नहीं करी थी। दरअसल एक लड़की है और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। हाथ और उसके पैर बंधे हुए हैं। उसकी आंखें फोड़ दी गई हैं। हाथ पैर उसके तोड़ दिए गए हैं। शरीर पर लगभग उसके 30 से ज़्यादा घाव के निशान पाए जाते हैं। जैसे ही सूचना मिलती है गांव के लोगों का रेला वहां मौके पर पहुंचता है और लोगों ने जो अपने आंखों से उस दृश्य को देखा, देखकर वो देखते ही रह जाते हैं। दरअसल उसकी सगी बहन होती है, वो बेहोश होकर गिर जाती है। साथ ही गांव की 2 और महिलाएं होती हैं, वो भी उस दृश्य को देखने के बाद वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाती हैं। दरअसल उस लड़की के साथ कुछ ऐसी हैवानियत हुई थी कि उसकी पोटी तक निकल जाती है। मामला अब ये पहुंच जाता है सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया के माध्यम से दूर दराज तक फैल जाता है। जो क्षेत्र के सांसद होते हैं जिनका नाम अवधेश प्रसाद होता है, वो भी मौके पर आते हैं और परिवार से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो वहीं पर जोर जोर से रोने लगते हैं। अब ये मामला न केवल उस जिले तक सीमित था बल्कि पूरे देश भर में फैल जाता है। देश का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं बचा था जो इस घटना पर फिर चर्चा नहीं करता। दरअसल इस घटना के बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस घटना में हुआ क्या था और उस लड़की के साथ क्या हुआ और कौन थे वो दरिंदे जिन्होंने इस तरीके की हैवानियत को अंजाम दिया था। दरअसल इस घटना को दिल्ली में हुई निर्भया कांड के घटना से जोड़ करके देखा जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के अयोध्या कोतवाली क्षेत्र का एक गांव लगता है, वहाँ की ये सच्ची घटना है। दरअसल बात कर रही हूँ 30 जनवरी 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास का ये वाक्य रहा होगा। गांव की एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। गांव में ही एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। वो अपने परिवार वालों से ये कह करके जाती है कि मैं उस धार्मिक कार्यक्रम में जा रही हूँ। दरअसल इससे पहले भी वो अकेली जाती रही है, इसलिए घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। वो जाती थी और चुपचाप अपना वापस भी चलाया करती थी। लेकिन घर वाले यहाँ पर उसको लेकर के भूल जाते हैं और वो सो जाते हैं और जब उनकी आंख खुलती है तो दिन निकल आया होता है। वो अपने बेटी को पूछते हैं कि बेटी आई है। तो जो बेटी होती है वो थोड़ी मानसिक रूप से थोड़ी मंदी होती है, यानी कि उसके दिमाग का जो विकास था वो उतना विकास नहीं हो पाया था। हालांकि वो घर का सारा काम धाम एकदम अच्छे से करती थी। उसके उस भोलेपन की वजह से अब उसके परिवार के जो लोग हों या फिर आसपास के जो लोग हों, सभी उसको बड़े लाड प्यार से रखते थे। उसके साथ बड़े अदब और बहुत अच्छे से पेश आते थे। और जैसे ही घर वालों को ये बात पता चलती है कि बेटी तो आई नहीं है, रात को धार्मिक कार्यक्रम में गई हुई थी और उस वजह से जब घर पर वो लौटती नहीं है तो घर वालों ने आसपास के लोगों से पूछा तो आसपास के लोगों ने कहा कि तुम परेशान मत हो, हम भी इसे ढूंढते हैं। अब घर के, परिवार के, आसपास के जो लोग होते हैं सभी मिलकर के उस बेटी को ढूंढना, तलाश करना शुरू कर देते हैं। वो नहीं मिलती है। तभी गांव के ही कुछ लोग वहां पर मशवरा करते हैं और कहते हैं कि हम इस सूचना को जाकर के कोतवाली में दे देते हैं। पुलिस के पास तक ये सूचना हमको देनी चाहिए क्योंकि बेटी को गायब हुए काफ़ी समय बीत गया है, इसीलिए हमें इसमें कोई लापरवाही अब नहीं करनी चाहिए। परिवार के लोग जो होते हैं वो कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां जाने के बाद पूरी कहानी, पूरा वाक्य बताते हैं कि रात को इस तरीके से गांव में ही एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था और वो धार्मिक कार्यक्रम में जाती है लेकिन लौट करके वापस नहीं आती। आप इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए और इस मामले में जांच करिए। हमारे बेटी को ढूंढने में हमारी मदद करिए आप लोग। पुलिस का जो अक्सर होता है कि किसी भी मामले को वो बहुत गंभीरता से नहीं लेती है।
पुलिस ने इस मामले को भी बिल्कुल ऐसे ही लिया, शीतलता के साथ, जैसे कि अन्य गुमशुदगी के मामले में पुलिस लेती है। पुलिस ने यहाँ पर कहा, एक रटा रटा है पुलिस ने जवाब दिया कि जहाँ यहाँ वहाँ तलाश करो, वो मिल जाएगी। परिवार वालों ने यहाँ पर कहा कि रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। आखिरकार पुलिस ने परिवार वालों का जब लगातार दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, तो पुलिस ने लगभग 36 घंटे के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन पुलिस शायद उतनी ईमानदारी से यहाँ पर काम नहीं कर रही थी। आखिरकार पुलिस जो होती है वो भी ढूंढने में जो भी अपना योगदान होती है वो निभाती है। परिवार के लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, गांव के लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी। यानी कि 30 जनवरी 2025 की रात वो घर से निकलती है। 31 जनवरी को पूरा दिन वो गायब रहती है। 31 जनवरी की पूरी रात भी निकल जाती है। अब जैसे ही अगला दिन यानी कि 1 फरवरी 2025 आता है, तो गांव के लोग, परिवार के लोग होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, सभी उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं जोरों शोरों से। दरअसल गांव में एक स्कूल होता है और स्कूल के बाहर एक शौचालय होता है और शौचालय के बाहर लोगों के वहां पर नजर पड़ती है, तो वहां पर लोगों को कुछ कपड़े मिलते हैं। कपड़ों देख के लोगों ने अंदाजा लगाया, क्योंकि परिवार के लोगों ने कहा कि ये कपड़े तो उस लड़की के हैं। यानी कि वो जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल खून से लथपथ होते हैं। अब लोगों ने उन कपड़ों को देखने के बाद जहाँ जहाँ से वो खून के छींटे थे, पता चलता है कि वो शौचालय से लेकर के पास में गेहूं का खेत होता है, वहां तक वो खून के धब्बे गए हुए थे, वो छींटे वहां तक गए हुए थे। लड़की के कपड़े वहां पर मिल जाते हैं, लेकिन लड़की कहाँ है? अब उस लड़की को तलाश करने की कोशिश करते हैं। गांव के लोग चारों तरफ फैल जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिरकार लड़की होगी तो यहीं कहीं होगी, आसपास ही होगी। और उन्होंने चप्पे चप्पे को लोगों ने छान मारा। यहाँ से लगभग यानी कि गांव से लगभग 500 किलोमीटर दूर एक सूखा नाला होता है। सूखे नाले के किनारे एक झाड़ी होती है और झाड़ियों के किनारे पता चलता है कि वो लड़की वहीं पर मिलती है। ये लड़की पूरी तरीके से नग्न अवस्था में थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके बाद उसके जो हाथ और पैर होते हैं वो बंधे हुए होते हैं। लोगों ने जब गौर से देखा तो उसकी आंखें किसी ने नोच ली थी, निकाल ली थी। साथ ही जो उसके हाथ और पैर होते हैं उनको तोड़ दिया गया था। प्राइवेट पार्ट्स हो या फिर जो निजी अंग होते हैं वहां से बड़ी मात्रा में ब्लड बह रहा था, जिसकी वजह से ये भी दावा वहां पर किया जा रहा था कि उसका ज़्यादा ब्लड बहने की वजह से उसकी वहां पर मौत हुई है। अब ये सूचना गांव वालों तक तो पहुंचती है। गांव के लोग जब दौड़ करके मौके पर पहुंचते हैं तो एक महिला वहां पर बताती है एक पत्रकार को कि उस लड़की को जब मैंने अपने करीब से देखा तो शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां से ब्लड नहीं बह रहा था। देखते क्या है कि जैसे उसके सामने इतनी बड़ी मात्रा में हैवानियत हुई हो कि उसकी पोटी तक निकल जाती है। अब वो ये दृश्य देखने के बाद जो इस लड़की की जो सगी बहन होती है, वो 4 बहनें होती हैं और तीसरे नंबर की ये लड़की होती है। उसकी एक बहन होती है जो अपने बहन को देखने के बाद वहीं बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही वो बेहोश होती है, जमीन पर गिरती है, ठीक वैसे ही गांव के 2 और महिलाएं होती हैं, वो कोई वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। क्योंकि वो दृश्य वाकई में जो वो घटना था, जो वो दृश्य था, वो इतना हृदय विदारक था कि जिसे देख करके किसी की आंखों में आंसू आ जाए। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। गांव वालों की भी वहाँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद फिर पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद इस लड़की की लाश को कब्जे में लेती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यही पास में ही एक विधानसभा होती है और बताया जाता है कि वहाँ पर उपचुनाव चल रहा था और जो क्षेत्र के विधायक होते हैं जिसका नाम अवधेश प्रसाद होता है, वो भी सूचना पाने के बाद मौके पर पहुंचते हैं और परिवार वालों से बातचीत करते हैं। परिवार वालों से बातचीत करने के बाद उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या हुआ। तो परिवार वालों ने और जो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पर होते हैं उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि उसकी आंखें निकाल दी गई थी, उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी पसलियाँ भी तोड़ गई थी, निजी अंगों से ब्लड बह रहा था, उसकी पोटी तक निकल गई थी, 30 से ज़्यादा चोटों के निशान भी थे। जैसे ही अवधेश जो प्रसाद होते हैं, जो सांसद होते हैं, ने बातें सुनी तो उन्होंने जाकर के तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार के सामने बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं
कि इस बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, मैं क्या जवाब दूंगा। इस तरीके की वो बातें कहते हैं कि मैं संसद में जाऊंगा और इस बात पर मुद्दा उठाऊंगा, सवाल उठाऊंगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। मीडिया वाले इस घटनाक्रम को कवर करना शुरू कर देते हैं। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद तक ये बात पहुंच जाती है। वो संसद में होते हैं और संसद में बैठ करके एक बेटी के लिए वो वहाँ पर अपील करते हैं और कहते हैं कि मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम बेटियों के बारे में इतनी बड़ी बातें करते हो, लेकिन इस लड़की के बारे में तुमने बात क्यों नहीं करी। अब लगातार पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर दबाव बन रहा था। अब चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, या फिर इस क्षेत्र के कोई भी सांसद हो, सभी इस मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अब यहाँ पर अधिकारियों का जमघट लग जाता है। अब इस घटनाक्रम के बारे में हर कोई जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार मानसिक मंदी यानी कि दिमाग जिसका कम विकास हुआ था, उस बेचारी लड़की के साथ आखिरकार किसने ये दुष्कर्म किया होगा, इस तरीके का घिनौना कृत्य किया होगा। पुलिस ने इस मामले में 4 टीमें गठित की और गठित करने के बाद आखिर पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के आधार पर, साथ ही पुलिस के जो मुखबिर होते हैं उस मुखबिर की सूचना पर, साथ ही वैज्ञानिक साक्ष्य जो होते हैं, जो कैमरे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उनके आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। गांव के तीनों लोग होते हैं। एक का नाम दिग्विजय सिंह होता है और दूसरे का नाम विजय साहू होता है और तीसरे का नाम हरिराम कोरी होता है। दरअसल ये मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले होते हैं। कभी पेंटिंग का काम करते हैं तो कभी नरेगा का काम करते हैं। किसी ने सूचना दी कि ये रात में शराब पी करके गांव में आए थे और ये नशे की हालत में थे। पुलिस ने जब इनको हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने इस घटनाक्रम का तत्काल प्रभाव से खुलासा कर दिया कि हाँ, इस घटनाक्रम को इन्होंने ही मतलब कि अंजाम दिया है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, लेकिन वो रिपोर्ट ना मीडिया वालों को बताई जाती है। मीडिया वाले पुलिस वालों के चक्कर काटते रहते हैं, अधिकारियों से पूछते रहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर क्या आया है। जो लोगों ने देखा है, जो 30 से ज़्यादा चोटें आई हैं, जो उसकी पसलियाँ टूटने की बात चली है, जो उसकी आंखें फूटने की बात चली है, जो उसके हाथ और पैर टूटने की बात चली है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। पुलिस यहाँ पर यह कहती है कि अब इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने ये स्वीकार भी कर लिया है कि इस घटनाक्रम को उन्होंने ही मतलब कि अंजाम दिया है। लेकिन कैसे किया है, कब किया है, क्या मसला है, इस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल उन्होंने पुलिस वालों को नहीं बताई है। हालांकि इतना ज़रूर कहा है कि जो इसमें मेन आरोपी है, जिसका नाम दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा है, वो इस लड़की के पिता के पास आता जाता रहता था। साथ ही लगभग 2 महीने पहले एक जो घटना हुई थी, जो लड़की का भाई होता है, उस भाई ने उस दिग्विजय सिंह की पिटाई कर दी थी। यदि उसने उसकी पिटाई करी थी तो बहन से क्या वो इस तरीके से बदला लेगा? इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी ये बात सही है? हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल करने की बात कर रही है। पूरी घटनाक्रम की अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। एक एक पहलू को परखना बाकी है। एक तरफ जब सांसद रोते हैं तो फिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो होते हैं उन्हें भी बयान देना पड़ता है, उन्हें भी प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। वो कहते हैं कि इस मामले में जो भी आरोपी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सांसद आंसू बहा रहे थे वो किसी नौटंकी से कम नहीं लग रहे थे। लेकिन परिवार के जो इस लड़की के माता पिता, भाई बहन, गांव के लोग होते हैं, उनके भी आंसू निकल गए थे। उनके आंसू की तो कम से कम कद्र करनी चाहिए। और इस घटनाक्रम में जो भी आरोपी होगा, जिसने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया होगा, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो इस इलाके के ज़्यादातर लोगों का एक ही कहना है कि जिन्होंने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है उनको कम से कम समय में फांसी के फंदे तक चढ़ा देना चाहिए। हालांकि पुलिस की भी यही कोशिश है कि कम से कम समय में वो जो आरोपी है, जो जांच है उसको पूरा की जाए, चार्जशीट लगाई जाए और कोर्ट में पहुंचाया जाए और कम से कम समय में आरोपियों को सजा दिलाने में पुलिस का अहम योगदान रहे। इस तरीके का पुलिस ने मीडिया के सामने बयान दिया है। और वाकई में चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो,
या अन्य कोई भी नेता हो, सभी ने एक ही मांग करी है और कम से कम समय में आरोपियों को सजा दिलाने की मांग करी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर बताना है कि समाज में इंसानों के रूप में भी कुछ ऐसे जानवर यहाँ पर रहते हैं जो इस तरीके की बिटिया के साथ जो घटना हुई है, इस घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको समाज में दिखे तो कम से कम पुलिस को जाकर तुरंत ही इत्तला देनी चाहिए कि इस तरीके के लोग भी है, इनसे बचा जाना चाहिए या फिर इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अगर ऐसे कोई आपको समाज में दिखता है और कोई ऐसी घटना होती है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो ऐसी छिड़काने वगैरह करता है, तो उन्हें सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए, ना कि उन्हें खुला छोड़ना चाहिए। अगर हम पहली बार नज़रअंदाज करते हैं तो उन्हें दूसरी बार करने का मौका मिलता है। तो हमें इस चीज़ों से बचना चाहिए और ऐसे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ऐसे लोगों को खुला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। इनकी जगह सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे है। तो ये थी दोस्तों आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।